Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sushma. Thank you to both of you. और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। At the stock markets, Sensex climbs 456 points, Nifty adds 134 points. Rupee appreciates 38 paise against the dollar. Finance Minister Nirmala Sitharaman seeks to know from India Inc. what is stopping them from getting into manufacturing. Capital Market Regulator has no business to suggest pricing of the initial share sale of tech companies, says SEBI Chief Madhavi Puri. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 456 अंकों की बढ़त में रहा। निफ्टी में 134 अंकों की तेजी हुई दर्ज। रुपया डॉलर के मुकाबले 38 पैसे की मजबूती में रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग से जानना चाहा कि विनिर्माण क्षेत्र में आने से उन्हें क्या रोक रहा है और पूंजी बाजार नियामक को टेक कंपनियों की प्राथमिक शेयर बिक्री के मूल्यांकन पर सुझाव देने का कोई औचित्य नहीं है, कहा सेबी प्रमुख माधवी पुरी ने। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की तेजी से 456 अंक बढ़कर 60,571 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की ही बढ़त से 134 अंक ऊपर 18,070 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.2% की वृद्धि में रहे। At the stock markets rising for the fourth straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 456 points or 0.8% to close at a 5-month high of 60,571 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 134 points or 0.8% to 18,070. In the broader market, the BSE mid-cap index inched up 0.3% and the small-cap index gained 0.2%. Sectorally, on the BSE, the finance index was the leading gainer, rising 0.9%. The FMCG index rose 0.8%. The banking, metal, capital goods and consumer durable index, the basic material index and industrial index added 0.7% each. The tech and consumer discretionary index gained 0.4% and the power index inched up 0.3%. Amongst the declining indices, the oil and gas index fell 0.3% and the realty and energy index shed 0.1% each. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे की मजबूती से एक महीने से अधिक के उच्चतम स्तर 79 रुपए 15 पैसे प्रति डॉलर पर था। सुषमा जी, आज लगातार चौथे दिन हम तेजी देख रहे हैं। कल 60,000 के लेवल को क्रॉस किया सेंसेक्स और आज 60,500 के लेवल को क्रॉस कर गया है। कैसे देखती हैं आप इस तेजी को? कितनी आपको ये स्थायी लगती है? आप दोपहर को कह रही थी कि जो यूएस इन्फ्लेशन के फिगर आने वाले हैं वो आ गए हैं, तो कैसे आपको लगता है वो इम्पैक्ट करेंगे बाजारों को? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैंने सुबह भी कहा था दोपहर में भी कहा था कि जो सबसे बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट्स की जो अभी बुल रन चल रही है, उसकी वजह ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो FIIs कहते हैं, वो वापस हमारे मार्केट्स में आ गए। हालांकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं अमेरिका में, फिर भी हमारी जो इनफ्लो है ये अब फिर से वापस आई है। अब 6 महीने पहले तो हमें देखने को मिल रहा था कि FIIs का जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रहे थे, अब वापस आ गए। अब मंडे को ही, कल की बात करें तो 2,000 करोड़ के करीब
इनफ्लो हुआ है FII इन्वेस्टमेंट्स का। तो इसका ये तो बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये है कि काफी आंकड़े जो आए हैं हाल ही में रिसेंटली वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कल की बात अगर करें तो कल जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो बढ़ गई है अगस्त में 7% हो गई है अगस्त में कंपेयर टू 6 पॉइंट समथिंग इन जुलाई, तो वो थोड़ी बढ़ गई है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं वो 2.4% जुलाई में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मार्केट इसको नजरअंदाज करके फिर भी बढ़ती जा रही है। ये क्यों? बात यह है कि बाकी की जो आउटलुक है इकोनॉमी का, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर आप देखें कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी वजह है हमारे जो GST कलेक्शंस करीबन 1.4 लाख करोड़ के करीब महीने भर आ रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव चीजें हैं। मॉनसून का आउटलुक अच्छा है। तो ये और अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें, जिससे हमें काफी डर था कि भाई जो तेल के दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बहुत बढ़ गए थे, वो इस वक्त नीचे आ रहे हैं। मतलब $100 पर बैरल से नीचे आ गए हैं। अगर हम देखें मेरे ख्याल $93-94 के करीब हैं, लेकिन ये फिर भी काफी महंगा है हमारे देश के लिए, पर पहले से बहुत ही बेहतर है। तो ये जो सारी जो इन चीजों को मिला के जो ओवरऑल आउटलुक है वो मेरे ख्याल में ये जो मार्केट्स हैं इन्होंने इनको ध्यान में रखते हुए मार्केट्स अभी बुल रन बड़े तेजी से चल रहा है। Sushma, how much do you contribute towards this increase that has happened to the foreign investors having stepped up purchases in a clutch of Indian government bonds, which have no limits on foreign investment, yes. Ahead of an anticipated inclusion of Indian debt in global bond indices? Yes. So this is also a very positive development. As you said, we are looking forward to the bonds being included in the global indices, and this is another very important development. But as I said, these are all, once again, the trend is that the foreign portfolio investors are coming back to India. This is something quite unprecedented and quite unusual, because it had been anticipated that this outflow of FIIs would continue for quite some time, given the fact that interest rates have gone up in the US. सुषमा जी, जो लेटेस्ट अगस्त के इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं यूएस से 8.3% आया है CPI, 8.5% से 0.2% ही कम आया है, एंड 6.3% वहां का जो कोर इन्फ्लेशन है वो आया है। इन फिगर्स को आप कैसे देखती हैं? यूएस के जो ये फिगर्स आए हैं ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे वहां इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी जो यूएस फेड कर रही है उसको, और कॉन्सिक्वेंटली FIIs के रवैये को और ग्लोबल शेयर मार्केट्स को? देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं वो हायर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरे ख्याल एक्सपेक्टेशंस ये था कि 8.1% या 8.2% होगा, ये इससे बढ़कर है। और इसका फॉल आउट ऑब्वियसली ये होगा कि फेडरल रिजर्व और भी एग्रेसिवली अपने जो इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी कर रहा था वो करता जाएगा। और उसका खैर उन्होंने पहले से इंतजाम किया, पहले से प्लान किया हुआ है। इसमें मेरे ख्याल कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका डेफिनेटली असर FIIs के ऊपर भी होगा, क्योंकि अगर हम अपनी जो इन्फ्लेशन की तरफ देखें 7.1%, वो काफी 7.4% आई थिंक, वो मतलब काफी नीचे है इससे। तो हालांकि पूरे अगर देखें ग्लोबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में हमारी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो काफी, इन्फ्लेशन की जो दर है वो फिर भी काफी मॉडरेट हुई है। अगस्त में हाँ जरूर इसमें ये मतलब फिक्र की बात है कि थोड़ा सा बढ़ गया है,
और ज्यादातर मेरे ख्याल में फूड इन्फ्लेशन की वजह से है, और इसके ऊपर ध्यान जरूर आरबीआई भी इसके ऊपर ध्यान देगी। पर ये जो फर्क है वहाँ यूएस का और यहाँ का, इसका फिर ये एफआईआई की जो यहाँ पर वापस आने की अभी हमने बात की, ये मेरे ख्याल इससे और भी मतलब ये जो ट्रेंड है ये और भी बढ़ेगा। Sushma, today traders took note of a report that Union Minister for Road and Transport and Highways Nitin Gadkari called for investors from the US to come forward and invest in the infrastructure, roads and highways projects in India, which is a gold mine for investors. So that also boosted the sentiments, and that's the reason why perhaps sectorally these sectors did pretty well. Yes, I think that it has to be said that the performance of the Roads and Highways Ministry has been very consistent and very sustained. The level, the pace at which highway construction has been going on in the last few years has been very commendable. I think that his appeal to the U.S. companies to come here is very timely, because American companies right now are also in the midst of looking at a very large infrastructure investment going on in the U.S., where they are trying to revamp and replace their very aging roads and highways and bridge infrastructure, and therefore they have the expertise to help a country, an emerging economy like India. So I think that Mr. Gadkari is also not only trying to seek that kind of expertise, but also the quality levels, because the effort is now being made to improve the quality of Indian roads and highways. We have had so many highways constructed, but there have been concerns over quality levels, and I think this is an effort to get both the technology as well as upgrade the quality of Indian roads. सुषमा जी, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ें, करेंसी पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। रुपए में आज 38 पैसे की मजबूती आई है और 79 रुपीज 15 पैसे पर डॉलर के स्तर पर आ गया है। ये आपको जो रुपए में एक 80 रुपीज पर डॉलर का जो लेवल उसके नीचे या वहीं पर मेंटेन जो रखा है आरबीआई ने, ये कितना इम्पोर्टेंट है? करेंसी स्टेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? करेंसी स्टेबिलिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में आरबीआई ने मतलब रिपोर्ट ये आई है कि आरबीआई ने काफी पैसा खर्च किया है कि टू डिफेंड द रूपी। खैर वो एक तरफ ये रिपोर्ट भी आई है, दूसरी तरफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि हम रूपी को डिफेंड करने में ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, उसको अपना लेवल ढूंढने देंगे अपने आप। तो ये मेरे ख्याल में अब ये 80 रुपए के लेवल पे आ गया है, तो इसके बाद शायद लगता होगा कि ज्यादा इसके नीचे आएगा नहीं। अभी जो अप्रिसिएशन हुआ है आज का, मेरे ख्याल जैसे मैंने कहा कि जो पॉजिटिव खबरें आई हैं, एक तो सेंसेक्स की जो का बढ़ना, ये कच्चे तेल के दाम की थोड़ी बहुत की कम होना, और जो अमेरिकन इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं 8.1%, और जिससे हमारा इन्फ्लेशन इसके ऊपर काफी इट लुक्स बेटर कंपेयर टू दैट, तो वो भी एक फैक्टर है इसमें। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा और अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले जो अब जारी हो गए हैं, डॉलर हालिया उच्चतम स्तर के नीचे स्थिर हो गया। कुछ रणनीतिज्ञों का कहना है कि इन आंकड़ों से एक और संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% की मामूली बढ़त पर था। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में हल्की वृद्धि थी। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.7% के उछाल पर था और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% की वृद्धि थी, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% के नुकसान में रहा। इस बीच आर्थिक खबरों में जापान में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई के 9% के बाद अगस्त में भी 9% पर ही टिकी रही, जिससे संकेत मिलता है कि रॉ मटेरियल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने का प्रतिकूल असर कंपनियों के लाभ पर पड़ना जारी रहा।
यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.1% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.3% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.2% की बढ़त पर था। On Wall Street, key indices extended its rally for the fourth day yesterday as investors awaited crucial inflation data that could provide clues about the duration and severity of the Federal Reserve's tightening policy. The energy and technology shares helped the indices touch two-week high. So the Dow Jones Industrial Average rose 230 points, or 0.7%, to end at 32,381. The S&P 500 gained 43 points, or 1.1%, to close at 4,110. And the Nasdaq Composite added 154 points to 12,266. Meanwhile, the Labor Department's Consumer Price Index will be scrutinized for any signs regarding the number and size of future interest rate hikes from the Fed. In the economic news, U.S. inflation data showed today that CPI inflation for August came to 8.3%. Financial markets have currently priced in a 92% probability that the Federal Open Markets Committee will implement its third straight 75 basis point interest rate hike at the conclusion of the next week's policy meeting, according to CME's FedWatch tool. So the verdict, it seems, is out, Sushma, that there will be an interest rate hike and also that the inflation is hotter than expected. Yes. Well, I think these rate hikes have been anticipated. I think the Fed has been very clear about what they want to do, and they have indicated repeatedly that they are going ahead with a very aggressive program of rate hikes. Their actions appear to be warranted by the fact, by this latest data, which is 8.3% of inflation, headline inflation. I think this is higher than the anticipation of probably 8.1% that had been, that was the level that had been anticipated. Of course, inflationary pressures on the American economy must be largely due to fuel. It could be a factor of food also, but largely I would expect that it is due to energy prices having gone up. And this is something that is impacting the American consumer. And I think for the first time, American consumers are facing the problem which have been created by the disruption of global supply chains, that they find empty shelves in their stores. Now, in the rest of the world, probably we are used to these kind of things, that shortages do occur occasionally. But I think in the United States, this is something very unusual, very rare, because they are able to bring about enough supplies to their retail chain. So this is the situation in the U.S., in fact, is rather unusual. And I think everything that has happened happened, of course, after the Ukraine conflict. And I do feel, my personal view is that perhaps the kind of reaction that the West and the Western allies have had to the Ukraine conflict in terms of imposing economic sanctions have probably have been taken in a hurry without taking into account the long-term ramifications on the global economy. सुषमा जी, ब्रीफली आरबीआई से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं 30 सितंबर को, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन पीक हो गई है, शायद कुछ संकेत ऐसे माने जा रहे हैं, और ग्रोथ के जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसा आपने शुरू में बताया था, काफी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भारत के पॉजिटिव हैं. ऐसे में क्या लगता है आपको, आरबीआई का क्या रवैया रहेगा? मेरे ख्याल में हमारा भी सेंट्रल बैंक रेट हाइक करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि जो 7.1 तो मतलब मच अबव द टॉलरेंस लेवल फॉर आरबीआई है, और इनको भी और जैसे मतलब बाकी अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे हम बात कर रहे हैं वो अच्छे हैं, तो इससे रेट हाइक से मेरे ख्याल उनको इस वक्त वो फोकस करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर और ग्रोथ को छोड़ देंगे इस वक्त, क्योंकि ग्रोथ अपने आप थोड़ी बहुत हो ही रही है, और मतलब काफी अच्छी खबरें आ रही है बाकी जगह से.
आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज भारतीय उद्योग जगत से जानना चाहा कि कौन सा ऐसा कारण है जो उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में संचालन करने से रोक रहा है, जबकि बाहर के देश भारत में अपना विश्वास जता रहे हैं। नई दिल्ली में माइंड सम्मेलन के 15वें सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बाहर के देश सोचते हैं कि भारत बहुत अच्छा निवेश गंतव्य है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत आ रहे हैं और खुदरा निवेशकों का भारत पर पूरा भरोसा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार उद्योग जगत के लिए भारत में आकर निवेश करने के समर्थन में हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां चीन से अपने विनिर्माण संचालन बाहर निकालना चाहती हैं और वे भारत आना चाहती हैं क्योंकि उन्हें यहां की नीतियां ज्यादा आकर्षक लगती हैं। क्या लगता है आपको सुषमा जी, ये चाइना +1 की जो अपॉर्चुनिटी है उसको पूरी तरह उसका फायदा उठाने के लिए जो आज वित्त मंत्री ने बात कही है उस पर उद्योग जगत का गौर करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, मैं उनके साथ, मैं वित्त मंत्री के साथ बिल्कुल सहमत हूं इस बात के ऊपर कि अगर बाकी मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज को अपने देश बुला रहे हैं और वो इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज क्यों नहीं कर सकती हैं? मैंने वित्त मंत्री का जो भाषण था या भाषण था नहीं, बातचीत जो थी मैंने देखी थी टीवी पे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें जो मतलब यंग लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो इंतजार नहीं करते कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं वो ठीक हो जाए और फिर हम अपना उद्योग शुरू करें। नहीं, वो अपनी जो बिजनेस है वो शुरू करते हैं और फिर आ जाती है हमारे पास कि शायद सरकार हमें कुछ सपोर्ट दे सकती है। तो लेकिन कहती है बड़े उद्योग जो है वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए और हमें ये चाहिए, और ये अपना जो निवेश है वो करने की उनमें क्षमता नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है। तो ये सवाल उन्होंने अच्छा पूछा कि अब आपको क्या चाहिए, आप बताइए कि जिससे आप ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे। Moving on, SEBI chairperson Madhavi Puri has said the capital markets regulator has no business to suggest pricing of the initial share sale of new age technology companies. Addressing the annual capital markets summit organized by the industry body FICCI in Mumbai, SEBI chairperson said, "A lot has been said about the pricing of IPOs of tech companies. At what price you choose to do the IPO is your business. We have no business to suggest otherwise." But she quickly added that there needs to be more disclosures by companies on how valuations have changed between a pre-initial public offering placement and the price which is being asked for in the issue. When asked about some recent incidents and what can be done to avoid such experiences, Madhavi Puri said investment bankers ought to answer that. Meanwhile, she also said SEBI is analyzing data and information on retail participation in the futures and options segment, which may lead to more disclosures to be made available to them. So, आपको लगता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट है जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनका, सुषमा जी, कि एक तरफ उनको रेगुलेट भी करना है, दूसरी तरफ उन्हें फ्रीडम भी देनी है? बिल्कुल नहीं, ये जो कह रही है ये नई सभी चीफ, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि फ्रीडम तो देना चाहिए, लेकिन जिसने ये प्राइसिंग की जो मुद्दा आया है, इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है, कई आईपीओज में हम सबको मालूम है कि किसकी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े आईपीओज आए हैं और आईपीओ के बाद एकदम से शेयर प्राइस गिर जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये प्राइसिंग तो आप अपने आप कीजिए, लेकिन जो प्राइसिंग करता है वो किस बेसिस पे इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, का जिम्मा है, और उसके बाद देखना है कि ये कैसे करती है, और ये डेटा मेरे ख्याल से भी अगर एनालाइज करेगी तो उनके पास काफी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगा। पर आई थिंक वो मतलब ठीक तरीके से कह रही है कि ये बिजनेस का मुद्दा है। बाद में जो होगा, जो इंडस्ट्री के ऊपर असर होगा, वो उसको ये जो स्टार्टअप है या जो डिजिटल न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको भुगतना पड़ेगा। Yeah, she's also calling for complete transparency, actually. Yes.
So no, but exactly. She's saying, on what basis are you fixing this valuation of shares? Therefore, the merchant bankers, the investment bankers have to be very, very careful and give a reason, because some of these IPOs, they started off with these with these prices, and then immediately after the IPO, the share prices crashed, as we all know, and left a lot of people high and dry. Moving on, the global crude oil prices rose today as worries about tight fuel supplies ahead of winter offset investor concerns about falling demand in China. So the Brent crude oil futures gained 78 cents to $94.78 a barrel. The U.S. crude futures rose 79 cents to $88.57 a barrel. A while back, Sushma, you said 94.78 is still not good enough for India. It needs to come down further. So that doesn't seem to be happening given the geopolitical issues that we all are facing these days. Where do you see the prices going? Up or down, given that the demand in China is falling? See, apart from China, there's another factor also. One is, the other factor is the fact that negotiations are going on between Western countries and Iran for reviving the nuclear deal, and this is meant to pave the way for removing sanctions on Iran, which includes supply of Iranian oil to the market. So there was an expectation that Iranian oil will come into the market, and if that doesn't come, you're going to have some tightness in the market. But the other factor, of course, as you said, China is the big factor. China is the biggest buyer of oil, and it has there's already been a decline, I think, in the first 6 months of this year, of about a decline of nearly 5% in their imports. So when we talk about, when I said it's not good enough, but this is the price right now is still much, much better than it was for the last few months, because it has been over $100, it ranging between $110 to $120 per barrel, which was really too high for India. Now it has come back. You are in a sort of a $90 to $100, or I would say $88 to $99 range, which is far better. And I think in the coming months, you are going to see some kind of moderation in crude oil prices. I think major factor is, of course, going to be China, and the other, of course, issue is what depends on what winter demand is going to be. Will that affect hardening of prices? But I think that we are not going to have those stratospheric type of prices that we have had since March onwards. आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 231 रुपए की गिरावट से 50,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 436 रुपए की गिरावट से 57,099 रुपए प्रति किलो पर थी। ब्रीफली, जो अभी एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट रही है, उसमें आपको लगता है कि सोने की प्राइसेस नीचे ही की तरफ रहेंगी? सोने की प्राइसेस जब क्राइसिस नहीं होता है तो नीचे की तरफ जाती हैं, जब क्राइसिस होता है तो बढ़ जाती हैं। तो लगता है कि अब स्टेबिलिटी आएगी तो वो नीचे की तरफ ही आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again. At the stock market, Sensex climbed 456 points, Nifty adds 134 points, Rupee appreciates 38 paise against the dollar. Finance Minister Nirmala Sitharaman seeks to know from India Inc. what is stopping them from getting into manufacturing. Capital market regulator has no business to suggest pricing of the initial share sale of tech companies, says SEBI Chief Madhavi Puri. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.